जय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेस 367। रेस 367 में आप सभी बच्चों का स्वागत है इंग्लिश के सेक्शन के डिस्कशन के साथ। तो चलिए इंग्लिश के सेक्शन को पूरे 45 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है भाई, फिलर है। ओइंग टू द पावर कट इन द एरिया फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स्ड टू डैश मैन। मतलब बिजली की कमी के कारण या बिजली बार बार जाने के कारण जो है उस एरिया के जो फैक्ट्रीज हैं वो बाध्य हैं मजदूरों की या लोगों की छटनी करने के लिए, मतलब जॉब से निकालने के लिए। थ्रो अवे का अर्थ होता है हटा देना, रिमूव, ये अलग सेंस होता है। पुट ऑफ का अर्थ होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन। सेंड ऑफ मतलब इंस्ट्रक्ट समवन, मैं यही लिख देता हूं सेंड ऑफ। सेंड ऑफ का अर्थ होता है टू इंस्ट्रक्ट, टू इंस्ट्रक्ट समवन टू गो। और ले ऑफ का अर्थ होता है, ले ऑफ यही लिख देता हूं, टू डिस्चार्ज वर्कर्स और एम्प्लॉयज from a company, from a company। जब मजदूरों को, कर्मचारियों को कंपनी से निकाला जाए किसी कारण से, जनरली जो रिसेशन आ जाए या फिर कुछ बाधाएं आ जाए, फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही है तो लॉस में चले, तो जो कर्मचारियों को हम निकालते हैं उसी को हम कहते हैं ले ऑफ। तो पावर कट के कारण, मतलब बिजली के बार बार जो कटौती हो रही है उस एरिया में, इस कारण जो फैक्ट्रियां हैं वो बाध्य हो गई हैं मजदूरों को, कर्मचारियों को निकालने के लिए। तो निकालने की बात हो रही है भाई, तो ले ऑफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फिर से आ गया फिलर। इन अ चेंजिंग एंड डैश अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर बीइंग डैश डिमांडेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। एक जो बदलाव और बहुत ही जो तरक्की वाला जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता और नयापन, इनोवेशन की मांग जो है लगातार बढ़ रही है मैनेजर से, एग्जीक्यूटिव से। तो यहाँ तो भाई बढ़ने की बात है, बढ़ना, और यहाँ जो तरक्की के सेंस में बात हो रही है। तो देख लो भाई, तरक्की को कहेंगे प्रोग्रेसिवली और बढ़ने के लिए इंक्रीजिंगली। एक्सट्रीमली तो मतलब होता है वेरी मच, सभी को पता है। मॉडरेटली का अर्थ होता है विद इन लिमिट, लिमिट में, विद इन लिमिट। तो कोई ऑप्शन आसपास भी नहीं है कि एक जो बदलाव हो रहा है और तरक्की वाला जो बिजनेस का जो माहौल है उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की मांग में बढ़ोतरी हुई है एग्जीक्यूटिव से। मतलब एग्जीक्यूटिव से कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर इनोवेशन को बढ़ाइए क्योंकि तरक्की हो रही है बिजनेस में, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस और बदलाव हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट, फिर से आ गया फिलर। दिस पार्टली एक्सप्लेन्स हाउ द मेहता फैमिली हैज बीन एबल टू डैश इट्स लेविश लाइफ स्टाइल in recent time despite the fact that all its assets have been dash। अब देखो, यह कुछ हद तक यह बताता है कि कैसे जो है मेहता परिवार वह सक्षम है कि वह अपने आलीशान जीवन को जारी रखे हुए हैं, जारी रखना। यह दर्शाता है, यह व्याख्या करता है कि कैसे मेहता परिवार अपने आलीशान जीवन के जो तरीका है उसे जारी रखे हुए हैं हाल फिलहाल में, भले ही उनके सभी जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं वह नष्ट हो गई हैं, भले उनकी सारी संपत्तियां नष्ट हो गई है। तो कीप अप का मतलब जारी रखना भी होता है, कंटिन्यू, या फिर आप मेंटेन भी कर सकते हैं इसका सिनोनिम। और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना,
यही है भाई। लिक्विडेट मतलब तो शट होता है, आप वाइंड अप, कंपनियां जो बंद हो जाती है उसे लिक्विडेट कहते हैं। तो यह सब बताता है कि कैसे मेहता परिवार अपने आलीशान जीवन के शैली को अभी भी मेंटेन किए हुए हैं, भले ही उनके सारे जो एसेट्स हैं जो है नष्ट हो गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। और कोई ऑप्शन खास है नहीं, कोई मीनिंग कठिन है नहीं। इस हिसाब से कीप मतलब रखना, रिमूव हटाना, अफोर्ड मतलब वहन करना, अटैच मतलब जोड़ना, डेवलप मतलब तरक्की, लिक्विडेट मतलब बंद। तो बाकी ऑप्शन इजी थे इसलिए उसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ गया, अब आ गया एरर करेक्शन। हमें इसमें एरर बतानी है। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, द कैंडिडेट वॉज कंफ्यूज्ड, none could clearly understand either the principles he stood for or the benefits he promised। तो ठीक ही दिख रहा है भाई, सिंस के साथ कॉमा दे दिया है, आइदर के साथ और दे दिया है, और स्टूड फॉर दिया है, तो इसका अर्थ होता है सपोर्ट करना। तो पूरा सेंटेंस तो ग्रामेटिकली सही दिख रही है, कोई गलती नहीं है। चूंकि वह उसका प्रथम इलेक्शन कैंपेन था, इसलिए जो कैंडिडेट था वो बहुत ही कंफ्यूज था। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके थे उसके सिद्धांतों को जिसको वो समर्थन दे रहा था, या फिर जो फायदा उसने उसके वादा किया था। चूंकि उस कैंडिडेट का पहला इलेक्शन था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाए कि उसका क्या सिद्धांत है और वो बेनिफिट जो उसने वादा किया वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस सेंटेंस में तो ठीक है, आइदर के साथ और भी है और सिंस के साथ कॉमा भी है। सिंस मतलब यहाँ चुकी है, बिकॉज। चलो नेक्स्ट, फिर से आ गया एरर। इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसडेंसल अमेरिकन पोएट, ट्रांसडेंसल डेंटल का अर्थ होता है स्पेशल, खास, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। American poets and philosophers who lived in the latter half of the 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by Upanishadic philosophy। अब देखो भाई, 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री होता है इन्फ्लुएंस्ड, एडजेक्टिव का। कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इन्फ्लुएंस्ड, और सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो उसके साथ हमें देन भी लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ पे मोर इन्फ्लुएंस लिखते हैं तो हम देन कहाँ है, हम उसकी तुलना तो कर नहीं रहे हैं। अब इसका अर्थ समझो, यह एक सच्चाई है कि जो महत्वपूर्ण जो अमेरिकन कवि और जो दार्शनिक हैं जो 19वीं शताब्दी के दूसरे पार्ट में जो थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भारतीय फिलॉसफी से, खासकर उपनिषद की जो फिलॉसफी थी। तो बहुत ज़्यादा के लिए 2 ही वर्ड होते हैं, या तो वेरी होता है या मच होता है। तो वेरी लिखोगे तो वर्ब के पार्ट आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, और मच लिखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए देखो थर्ड फॉर्म है तो मोर को हटाकर मच कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ तुलना कर नहीं रहे हैं। मच इन्फ्लुएंस, मच के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं या कंपैरेटिव। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भारतीय फिलॉसफी से, खासकर उपनिषद के फिलॉसफी से। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर सी ही होना चाहिए। नेक्स्ट, सिनोनिम पूछ रहा है भाई, सेंटेंस में जो अंडरलाइन है उस पे। व्हेन यंगस्टर डू नॉट हैव गुड रोल मॉडल्स टू इमुलेट, दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर देम अमंगस्ट स्पोर्ट्समैन और फिल्म स्टार। जब नौजवानों के सामने कोई भी रोल मॉडल नहीं होता जिनको वो देख के उनके जैसा फॉलो कर सके या कॉपी कर सके, तो वो या तो हीरो हीरोइन या खेल में अपना मतलब जो है मतलब खोजते हैं। जैसे कि विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, जब इनकी कमी होगी तो हम कोहली को अपना रोल मॉडल मानेंगे,
हम अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल मानेंगे और ये देश की विडंबना है। रोल मॉडल तो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स ये सब होने चाहिए। लेकिन ठीक है, तो यही बता रहा है। तो हमें पूछ रहा है इमुलेट का मतलब। तो इमुलेट का अर्थ होता है कॉपी करना, कॉपी करने के सेंस में। अब देख लो भाई, इमिटेट का तो मतलब कॉपी होता है, ठीक है, यही होगा। मॉडिफाई मतलब पैसिफाई, शांत करना। मॉडिफाई मतलब तो बदल देना, चेंज कर देना। इनहेबिट मतलब रहना, लिव इन। तो इमुलेट का सिनोनिम होना चाहिए इन चारों में, इमिटेट कॉपी करना, मिमिक करना, इमुलेट करना। नेक्स्ट, फिर से सिनोनिम पूछा है भाई। द एबरेशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू शॉर्ट साइटनेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल मास्टर्स। एबरेशन पूछा है हमसे, ABERRATION। एबरेशन मतलब होता है पथ से विमुख हो जाना, रास्ते से रास्ता बदल देना, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशा बदल देना, जिसे आप एक और नाम से जान सकते हो, डेविएशन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दिशा बदल गई है, गलत हो गई है, वह उसका जिम्मेदार है उसके नेताओं का जो है दूरदर्शिता की कमी। मतलब भारतीय नेताओं के दूरदर्शिता की कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा जो है बदल गई है, मतलब वो गलत रास्ते पे चल पड़ी है। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब तो देरी होता है भाई, डिले। प्रिविलेज मतलब तो एडवांटेज, फायदे के सेंस में होता है। तो ये हो गया भाई डेविएशन। डेविएशन सिंपल सा बैठ जाएगा। अब अच्छा, स्ट्रीट फास्टनेस भी है, तो आपका जो विश्वास अडिग होता है, डिटरमाइंड। स्ट्रीट फास्टनेस मतलब क्या, डिटरमाइंड लिख सकते हैं, जो आपका एकदम पूरा डिटरमाइंड है, श्योर है, अपने विश्वास के प्रति एकदम श्योर है। तो इसीलिए 7 का आंसर सी हो गया। नंबर 8, एंटोनिम पूछ रहा है। द एटमोस्फियर इन दैट डेजोलेट प्लेस लुक्ड ओमिनस। डेजोलेट का तो मतलब होता है आइसोलेटेड, एकदम वीरान, सुनसान। अब ओमिनस का पूछा, ओमिनस का अर्थ होता है अशुभ, जिसे आप अमंगल कहते हैं, अमंगल, अशुभ। प्लेजेंट मतलब अच्छा, ये होगा नहीं। इनकरेजिंग मतलब उत्साह से है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, जिसे मंगल, तो अमंगल का मंगल होगा भाई। ओमिनस मतलब कुछ अनहोनी, अशुभ होने की जो अंदेशा, मतलब अंदर से फीलिंग आती है। और ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही शुभ, कहते नहीं कि बहुत ही शुभ घड़ी है, लड़के और लड़की के 36 के 36 गुण मिल रहा है, इसी शुभ घड़ी में उनकी शादी करा देनी चाहिए। तो वही ऑस्पिशियस मतलब शुभ, और ओमिनस मतलब अशुभ, जिसे मंगल अमंगल भी कहते हैं। नंबर 9, चलो फिर से एरर पूछ रहा है हमसे। अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू। अब देखो उन्होंने यहीं पे एरर किया है, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का तो अर्थ ही होता है कम इनटू, और उसके लिए भी एक लॉजिक बता देता हूँ, कुछ वर्ब लिख देता हूँ, ये हटाओ, कुछ वर्ब लिख लो। रूल ये कहता है कि जनरली वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। जनरली वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन विथ these verbs। सामान्यतः कुछ क्रियाओं के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लिखते, एक्सेप्शन हो सकता है बट जनरली नहीं लिखते। उसमें पहला यही लिख देते हैं भाई, पेनिट्रेट, इंटर, रीच, रेसिस्ट, रीच, रेसिस्ट, रिजेंबल,
reach, resist, resemble, obey, disobey, violate, violate, investigate, demand, demand, order, tell, order, tell, attack, stress, emphasize, emphasize, डिस्पाइट वर्ब नहीं है बट यहीं लिख देता हूं, बहुत ज्यादा आते हैं। स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्पाइट, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एक्सेट्रा। रूल कहता है कि सामान्यतः, जैसे कि इसी में तो ये भी था ना, कंप्राइज भी था, अब इसमें एक्सेप्शन है बट जनरल रूल में तो ये आते हैं। एक्सेप्शन छोड़ के सामान्यतः रूल कहता है कि इन सभी क्रियाओं के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसमें पेनिट्रेट, क्योंकि पेनिट्रेट का तो अर्थ ही होता है अंदर आना, भेद। जैसे किसी ने तीर चलाया तो तीर जो छेदते हुए अंदर की तरफ जाती है उसी को हम कहते हैं पेनिट्रेट। तो इसलिए पेनिट्रेट के अंदर तो पहले से ही इंटू छुपा है, तो हम उसमें इंटू लिखेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए आपका आंसर बच्चों सी होना चाहिए, पेनिट्रेट के साथ इंटू नहीं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा आ गया भाई PQRS। चलिए स्टार्ट करें। अमेरिकन प्राइवेट लाइव्स में सीम शैलो, शैलो मतलब उथला, मतलब खोखला, और क्या बोलेंगे शैलो का हिंदी, खोखला होगा ना, जस्ट हाँ खोखला, मैं सही हिंदी सोच रहा था, खोखला। तो अब इसका अर्थ समझो, अमेरिकन लोगों का जो निजी जीवन है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही खोखला है, मतलब उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ये कौन बोल रहा है भाई, देखो ये बोल तो, जस्ट अ सेकेंड, बोल कौन रहा है, एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने यह कमेंट किया था। अब चाइनीज है इसीलिए उल्टा पुल्टा बोलता है कि अमेरिकन लोग, अरे अमेरिकन नंबर 1 है भाई। तो फिर भी अमेरिकन लोगों का जो निजी जीवन है वो बहुत ही खोखला प्रतीत होता है। एक चाइनीज जर्नलिस्ट पत्रकार ने कमेंट किया था, उनका एक बहुत ही उत्सुकता जब हुआ था एक संस्था को लेकर, लाइब्रेरी के बारे में। जब लाइब्रेरी के बारे में उसने सोचा तो उससे लगा कि अमेरिकन लोगों का जीवन तो एकदम खोखला है। तो शुरू करो भाई पहला से, क्यू से शुरू करके देखो। इस बार मजे की बात है कि सिर्फ बी में ही है। अब देख लो बैठा के, एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने यह कमेंट किया था लाइब्रेरी से संबंधित। फिर पी, स्टूडेंट्स वुड वॉक अवे, स्टूडेंट जो है किताब लेके चले जाते थे बिना उसके लिए पैसे दिए हुए। तो किताब कहाँ पे होगा भाई, किताब तो लाइब्रेरी के में होगा ना, तो ठीक ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टूडेंट बिना पैसा दिए हुए किताब लेके लाइब्रेरी से चले जाते थे। फिर एस, बट लेकिन सच्चाई यह है कि वे उन्हें रिटर्न कर देते थे, चले जाते थे बिना पैसे दिए लेकिन फिर भी वो उसे बाद में रिटर्न कर जाते हैं। फिर आर, देयर पब्लिक मोरालिटी, उनका जो नैतिकता है जो है वह बहुत ही इम्प्रेस्ड था, विजिटर्स, इम्प्रेसिव विजिटर्स थे, मतलब जो है उनकी नैतिकता को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि हमारे इंडिया और चाइना में तो अगर किताब लेके बिना पैसे के निकल गया तब तो फिर वो दोबारा वहाँ दिखेगा भी नहीं, सोचेगा जब चलो इसी बहाने उल्लू बना के ले लिया, तो वही चल रहा है। तो उसके बाद देखो, लेकिन उन्हें वो रिटर्न कर देते थे। फिर आड़ में बता ही दिया उनकी जो नैतिकता है ना वो इम्प्रेस करता है। और फिर छठा, दिस वुड नॉट हैपन इन चाइना, और उसने कहा कि ऐसा चाइना में नहीं होगा। अगर कोई गलती से किताब लेके निकल गया लाइब्रेरी से बिना पैसे दिए हुए तो फिर वहाँ वो किताब को रिटर्न नहीं करेगा, किताब को मार के रख लेगा अपने पास। चलो नेक्स्ट, फिर से आ गया भाई, द भागवत गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। भागवत गीता जो है वो पहचानता है मनुष्य के स्वभाव को और उसकी जरूरतों को। अब देखो हम बात करें भागवत गीता जो ग्रंथ है हमारे पास, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को भागवत गीता कहते हैं, रामायण महाभारत भागवत गीता।
अब उसी भागवत गीता नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन आपने लिख दिया इट। यह दर्शाता है कि कैसे जो मानव है वो एक लॉजिकल, रैशनल मतलब तार्किक होता है, लॉजिकल है, एक एथिकल है और स्पिरिचुअल है। रैशनल कितना हो गया भाई? एक। एथिकल कितना हो गया? एक। और स्पिरिचुअल कितना हो गया? एक। 1 + 1 + 1 कितने हो गए भाई? =3। तो 3 की बात अगले में देखो कहाँ है? 3 एस्पेक्ट। तो क्यू के ठीक बाद पी कर दो, क्यू के ठीक बाद पी है। जय माता दी। मतलब एक समझाने के तरीके से बोल रहा हूं। तो यह दर्शाता है मानव के तर्क को, नैतिकता को और परलौकिक चीजों को, स्पिरिचुअलिटी को। फिर पी, ये तीनों जो उसके जो मतलब एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट हैं, वो कंसिडर द नेचर ऑफ मैन। कंसुएटेड का अर्थ होता है भाई रिवाज, कस्टम। वही मनुष्य के जो स्वभाव के रिवाज को बनाते हैं, यही 3 चीज। फिर एस, नथिंग कैन गिव हिम, उसे कोई भी चीज संपूर्ण पूर्णता नहीं दे सकता जब तक कि वह उसके कारण को और उसके एथिकल कंसाइंस मतलब जागरूकता को संतुष्ट करे। फिर आर, इस सब से पढ़े वह एक स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। ठीक है भाई। और एक व्यक्ति जो उन तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठाता है, वह एक सच्चा मानव नहीं है। ठीक है, तो बैठ रहा है। तो भागवत गीता की शिक्षा बता रहे कि भागवत गीता जानता है कि मनुष्य का स्वभाव और जरूरतें क्या है। यह जो है 3 चीजों को रखता है और जो तीनों चीजें एक साथ जुड़ के ये बताती है। चलो नेक्स्ट, फिर से आ गया भाई पैराग्राफ। पहला लाइन, आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल। सामान्यतः मैं ट्रेन में अच्छा सोता हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं थोड़ा ही सो पाया। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ था चारों तरफ। ठीक है भाई, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा सामान रहेंगे तो आप ट्रेन में सो नहीं पाओगे ठीक से। और खासकर अगर इंडियन ट्रेन है, भारत में हो, तब तो आपको आपके सीट पर से ही उतार के दूसरे बैठ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हो। कितनी बार मेरे साथ हो गया है भाई। मेरा सीट है लोअर बर्थ, एसी से जा रहा हूँ, 3rd एसी में, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूँ। लोकल मिल जाएंगे, अरे हमें गाजियाबाद जाना है, हमें वहाँ जाना है, अलीगढ़ जाना है, अरे हम तो लोकल हैं। लोकल लोकल बैठ के बोल के सब बैठ जाएंगे। आप अपने सीट पे ही ना इतनी सी जगह पे बैठे रहोगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो वही चीज़ बता रहा है भाई यहाँ पे, क्योंकि मैं सामान्यतः ट्रेन में अच्छा सोता हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत कम सो पाया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा सामान चारों तरफ पड़ा हुआ था। तो एस से तो शुरू करोगे, तो ए और डी तो हटा दो भाई। फिर उसके बाद क्यू में क्या है भाई? दोनों जगह देखो क्यू है, तो क्यू तो बैठा दो। एज यूजुअल, जैसा कि होता है, मुझे खिड़की के बारे में गुस्सा चढ़ गया। खिड़की को लेकर नहीं होता, ट्रेन में खिड़की को लेकर लोगों में झमेला हो जाता है। कोई बोलता है खिड़की खुला रखो, कोई बोलता है खिड़की बंद कर दो। तो इसको लेकर उसे इरिटेशन हो गई। ठीक है भाई। एस के बाद क्यू, फिर उसके बाद पी कहाँ है भाई? अरे बाप रे, पी यहाँ है। ये रहा पी। जो खिड़की को लेकर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था मैं। फिर पी, अधिकतर लोग चाहते थे कि खिड़की बंद रहे, ठंड का समय होगा, लेकिन मैं चाहता था कि खिड़की खुला रहे। लो भाई, झमेला शुरू। फिर आर, तो उसी से जो झगड़ा हो गया, इसके कारण मैं पूरी तरह से अपसेट हो गया। ठीक ही है, अपसेट हो गया। और फिर वो रात भर खिड़की को बंद रखा, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि खिड़की बंद रहे, सब चाहते थे खिड़की बंद रहे, और मैं चाहता था कि खिड़की खुला रहे। इसी कारण मेरा झगड़ा हो गया और उसके कारण मैं अपसेट हो गया, और पूरे रात वो खिड़की बंद रहा, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है भाई। शी हैड नो डिफिकल्टी टू सेटल डाउन टू हर न्यू लाइफ इन द सिटी। देखो बच्चों, 2 वर्ड है, एक तो है डिफिकल्ट और एक वर्ड है डिफिकल्टी।
डिफिकल्टी नाउन होता है और डिफिकल्ट एडजेक्टिव होता है। देखो, डिफिकल्ट के बाद हम नॉर्मल इन्फिनेटिव 2+E1 लिखते हैं, और डिफिकल्टी के बाद सामान्यतः इन प्लस जरन लिखते हैं। डिफिकल्ट के साथ 2+E1 और डिफिकल्टी के बाद इन प्लस जरन, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, डिफिकल्टी है, नाउन आ चुका है, इन प्लस जेरेंट देना है, तो इन भी है और जेरेंट भी है। तो उसे कोई भी डिफिकल्टी परेशानी नहीं हुई थी अपने न्यू लाइफ में, सिटी में, शहर के नए जीवन में एडजस्ट होने में, सेटल होने में। चलिए नेक्स्ट, 14 सब्स्टिट्यूट करना है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। लेखनी में एक राइटर जो अपना एक नाम ले रख लेता है, कोई निराला के नाम से लिख रहे हैं, कोई अज्ञेय के नाम से लिख रहे हैं, कोई अलग अलग नाम से लिखते हैं। तो निक नेम तो आपका जो घर का नाम होता है, जिसे आप पेट नेम भी कहते हैं, घेरेलू नेम। निक नेम जिसको हम पेट नेम भी कहते हैं। निक नेम मतलब घर में जो आपको नहीं बोलते हैं, नाम है अभिषेक और घर में नाम है पप्पू, नाम है रवि और घर में नाम है लड्डू, नाम है मतलब श्रेष्ठ और घर में नाम रख दिया है कल्लू। तो ये जो घर में जो नाम घर वाले रख देते हैं, बहुत ही खतरनाक, जो सुनने में भी शर्म लगती है, उसी को कहते हैं निक नेम। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लेखक के नाम की बात हो रही है। सिडोनियम भी उसी का अर्थ है। सिडोनियम मतलब जो लेखक अपने लिए नाम रख लेते हैं, ठीक है भाई। नोमेनक्लेचर मतलब तो जो टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी जो आप यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी। टाइटल उपाधि, तो 14 का बी हो गया। नेक्स्ट 15 आ गया, प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंस। वह सबूत देना ताकि विरोध के लिए, अपोज मतलब जो है किसी भी सबूत का खिलाफ दूसरा सबूत प्रस्तुत करना, या कुछ जो है उसके विरोध में सबूत देना। क्रिटिसाइज मतलब तो आलोचना करना, जिसे आप कंडेम कहते हो, तो ये होगा नहीं। रेप्रीमेंड मतलब तो डांटना होता है, कॉल्ड, ये भी हुआ नहीं। रिबफ ही होगा, रिबफ, 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 रिबफ तो मतलब तो ना कहना होता है, क्या बोलते हैं, ना, रिजेक्ट, रिजेक्ट करना। और रिबट मतलब वही है, ठीक है, आर्गुमेंट देना, सबूत देना, सबूत प्रस्तुत करना किसी चीज के खिलाफ। जैसे किसी ने आपका इल्जाम लगा दिया कि तुम चोर हो, तुमने 17 तारीख को मेरे घर में चोरी की, तो आप उसके खिलाफ सबूत पेश करेंगे। ये देखिए जज साहब, 17 तारीख का मेरा दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट की टिकट है, मैं उस दिन दिल्ली में शाम को था ही नहीं, मैं तो मुंबई में था। तो वो जो आप सबूत प्रस्तुत करते हो विरोध के सेंस में, उसी को हम कहते हैं रिबट। रिबट मतलब तो रिजेक्ट करना होता है, खारिज करना। रिबट मतलब खारिज करना। चलिए नेक्स्ट, इडियम का मीनिंग, टॉकिंग थ्रू हिज हैट। टॉकिंग एक्चुअली फ्रेज इडियम होता है टॉक थ्रू वंस की जगह कुछ भी लग सकते हो, हैट मतलब बकवास करना, बकवास करना। तो टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस मतलब ही होता है बकवास करना, बिना मतलब की बातचीत को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ गया एडियम, प्लो अ लोनली फड़ो। फड़ो मतलब होता है नहीं, जो खेत में जो दोनों तरफ से उठा के बीच में जो गड्ढा जैसे कर देते हैं, आलू वालों के जो खेते करते हैं, तो मतलब क्यारी जो बना देते हैं, उसी को कहते हैं। तो प्लो अ लोनली फॉलो का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य करना बिना दूसरों की मदद के, टू डू सम वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ समवन। तो किसी की मदद के बिना जो हम कुछ करते हैं, उसी को कहते हैं प्लो अ लोनली फड़ो। लोनली मतलब अकेले, बिना किसी की मदद के। नेक्स्ट, वॉइस आ गया भाई, शी लव्स मी अलॉट। इसका रूल समझो। पहले तो
पैसिव का फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस इस एमआर में इसको एक होगा ही प्लस V3 होगा ही, ये तो है। लेकिन एक नोट रख दीजिए, यही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया, इसलिए ताकि आपको कुछ सिखा सकूं जो आप जानते हैं बट रिवाइज करने के लिए। रूल ये कहता है कि जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, adverb of manner, adverb of time or any phrase, generally adverb of manner, adverb of time or any phrase is used at the last of a sentence। रूल ये कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो या एडवर्ब ऑफ टाइम हो या कोई फ्रेज आ जाए, सामान्यतः उसका प्रयोग हमें वाक्य के अंत में करना चाहिए। तो देखो इन दोनों में यहां तक तो सेम है, बस पहले में अलॉट बाय हर है और दूसरे में बाय हर अलॉट है। तो अलॉट बच्चों होता है एक फ्रेज, बहुत ज्यादा के लिए ये फ्रेज है। तो ग्रामर कहता है वॉइस की सामान्यतः किसी फ्रेज का या मैनर का या टाइम का प्रयोग अगर आप पैसिव में अंत में करें तो वो अच्छी इंग्लिश है। तो इन दोनों में ए गलत नहीं है लेकिन बी बेहतर है। अगर बी ऑप्शन नहीं रहता तो ए पे जा सकते थे। तो आंसर बच्चों बी हो गया। फिर से आ गया, आई डिड द वर्क यस्टरडे। देखो यस्टरडे क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी उसी रूल से समझाने के लिए क्वेश्चन दिया मैंने। तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और सामान्यतः पैसिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग वाक्य के अंत में करना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से होगा वॉज या वर में इसको एक होगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही देखो, इसमें यस्टरडे पहले आ गया और इसमें यस्टरडे बाद में आया है, बाकी सब सेम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अगर अंत में करेंगे तो हमेशा अच्छी इंग्लिश होगी। तो द वर्क वॉज डन बाय मी यस्टरडे। अगर बी नहीं होता तो फिर ए पे जाते, क्योंकि मरता क्या ना करता वाला रूल है। अब चार में से एक को चुनना है और मान लो ऑप्शन बी रहता ही नहीं, तो फिर ऐसा थोड़ा बोलोगे कि जाओ चूंकि आपने नहीं दिया लास्ट में तो कट्टी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कट्टी करोगे तो एग्जामिनर भी कट्टी कर लेगा। इसीलिए सिंपल सा चीज है, अगर बी नहीं हो तो ए पे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 20, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पास्ट इंडेफिनिट का ही है, बस नोट में ध्यान रखना, अवॉइड यूजिंग these words as subject. Avoid using these words as subject in passive voice. क्या क्या है भाई, जितने भी बड़ी और वन वाले हैं, वन, एवरीवन, समवन, नो वन, someone, no one, anyone, जितने भी बड़ी वाले शब्द हैं, everybody, everybody, somebody, anybody, nobody। तो ये तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। इसके अलावा पुलिस, पुलिस, जज, कोर्ट, टीचर, क्लीनर, क्लीनर, यू और एक प्रोनाउन देम, एक्सेट्रा। प्रोनाउन में ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन में यही दो हैं जिन्हें नहीं लिखते। तो रूल ये कहता है कि पैसिव वॉइस में कोशिश करो कि इन सभी शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे ना हो।
मतलब लिखना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये ना रहे बाई प्लस सब्जेक्ट के स्थान पे लास्ट में, तो वो अच्छी इंग्लिश होगी। गलत नहीं है इनके लिखने से, लेकिन ना रहे तो अच्छी इंग्लिश होगी। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, तो एक्टिव वॉइस का रूल तो ये था, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में तो पता ही, अभी अभी लिखा पिछला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3, फिर आगे जो हो। तो द थीफ वॉज अरेस्टेड यहां भी है और यहां पे भी है, लेकिन देखो यहां पे लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट दे दिया है। तो अच्छा इंग्लिश तो आपका ए है। अगर ए ऑप्शन नहीं होता, जो आपके एग्जाम के SSC सीजीएल में बहुत बार पूछ चुका है, अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो 100% आपको सी पे जाना है, क्योंकि सी का ग्रामर नहीं गलत है, लेकिन बेहतर है क्यों कि आप ए ही लिखे। क्यों भाई? क्योंकि अरेस्ट तो सिर्फ पुलिस ही करेगा, पढ़ाएगा जो वो टीचर ही कहलाएगा, आपको जेल की सजा तो कोर्ट ही दे सकता है। तो ये सब चीजें कुछ निश्चित कार्य कुछ निश्चित व्यक्ति ही कर सकते हैं, तो उन्हें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट 21, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट मॉक में दिया था 366 में, वहां पे बेस्ट फ्रेंड लिखा था, यहाँ पे फ्रेंड लिखा है। वो इसलिए ताकि एक बार फिर से इसी तरह का क्वेश्चन आपको रिवाइज करा सकूं। ये रिपीटेड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मॉक के बाद पूछते हैं बच्चे सर ये तो रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है, वहां बेस्ट फ्रेंड था, यहाँ फ्रेंड है बस। तो चलो इसमें है असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है भाई, तो रूल तो ये कहता है कि सेड अकेला है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे मत बदलिए, अगर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में मत बदलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल के कर दीजिए पास्ट इंडेफिनिट। और एक नोट याद रखना है इसमें, इफ ऑब्जेक्ट is not given, if object is not given, comma, change second person, मतलब you जो है, change second person जानते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं you, as per first और थर्ड पर्सन। मतलब रूल कहता है यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकेंड पर्सन को फर्स्ट या थर्ड में किसी में भी बदल दो। मतलब देखो ये रहा सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू को यू छोड़कर किसी में बदल सकते हैं, तो यू सेकेंड हो गया, गलत है, यहां पे तो सब्जेक्ट ही गायब है। आई सेड यहां पे कंजंक्शन गायब है, तो आई सेड दैट ही वॉज, ही थर्ड पर्सन है भाई, सही है। आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन में कुछ भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा भाई। नेक्स्ट 22, फिर से इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछा, माई मैडम सेड सर डू इट। रूल देख लो भाई, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस का रूल दिख रहा है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस दे रहा है भाई। तो अब इसमें ऑप्शन में तो सब में सेड ही है, रिक्वेस्टेड वाला है तो, लेकिन वहां पे तो आगे दिखा नहीं है। पहली बात तो अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर सर या मैडम लिखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे रिस्पेक्टफुली में जरूर बदलना है आपको। सेड को ऑर्डर कमांडेड रिक्वेस्ट बदलते हैं, लेकिन नहीं रहेगा तो सेड को सेड छोड़ सकते हैं। और तीसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो देख लो भाई, माय मैडम सेड, यहाँ रिस्पेक्टफुली गायब है, यहाँ भी रिस्पेक्टफुली गायब है, यहाँ सेड को सेज करके गलती की है, तो ए छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे गए हैं। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम आए तो ध्यान रखना बच्चों, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में रिस्पेक्टफुली में जरूर बदलेंगे, अन्यथा वो गलत होगा, क्योंकि सर मैडम का प्रयोग ही हम इज्जत देने के लिए करते हैं ना भाई।
चले नेक्स्ट। अब आ गया भाई नया सेगमेंट। ये दो क्वेश्चन मैंने ये 23 और 24 थोड़ा सा नया दिया है ताकि आप लोगों का तैयारी ठीक रहे, क्योंकि मेंस में प्रत्येक बार कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन अलग आ ही जाता है। तो चलो देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन की इन इच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में एक अधूरा वाक्य दिया हुआ है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, स्टेम मतलब जड़ दिया है, उससे पेड़ बनाना है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसके लिए 4 फिलर में सब्जेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। फिलर है यहाँ, उस 4 के लिए फिलर के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक को चुनिए जो उस अधूरे वाक्य को पूरा कर दे। मतलब है कि ये फिल इन द ब्लैंक ही है, लेकिन बड़ा वाला। एसएससी में पहले भी ऐसे पूछे जा चुके हैं बहुत पहले। फिल इन द ब्लैंक में हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, एक फिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा फिल करना है, एक सेंटेंस को भी फिल करना है। तो देखना है भाई जो मीनिंग को सही बताए, जो लिखा है इस सेंटेंस में इसी मीनिंग को यहाँ पे फिल कर देना है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल का मतलब क्या है? मतलब है कि जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल होते रहोगे। तो अनलेस है मतलब है कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, हार्डली होगा नहीं भाई। यू मस्ट क्या मतलब है? यदि तुम फेल होते हो नहीं। इफ यू डू नॉट पुट मोर एफर्ट, यदि कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो उसी लाइन का अर्थ पूछा था जो अगले लाइन में फिल करना था, तो इसका आंसर डी है। इसे आप सिनोनिम भी कह सकते हो, जो सेंटेंस में जो लिखा है उसका अर्थ बताओ, मतलब सिनोनिम टाइप का हो गया। फिलर में भी पूछ लेते हैं ये। अगला आ गया इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, मीन्स भले ही बारिश हो मैं आऊंगा। इसका अर्थ क्या है? चाहे बारिश हो या ना हो मैं तो आके रहूंगा। इफ आई कम, यदि मैं आऊंगा तो बारिश नहीं होगी, उल्टा बोल रहा है भाई। बोल रहा है कि यदि भले ही बारिश हो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो यदि मैं आऊंगा तो बारिश नहीं होगी, नहीं। यदि बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा, ये तो उल्टा बोल रहा है। बोल रहा है कि बारिश हो चाहे ना हो मैं तो आऊंगा, मैं निश्चित तौर पे आऊंगा चाहे बारिश हो या ना हो, यही है। और चौथे में लिख रहा है जब भी बारिश होगी तब आऊंगा। ये तो कुछ अलग ही सेंस में आ गया कि जब भी बारिश होगी तब आऊंगा। अरे बाप रे, खतरनाक है, हटाओ ये। तो इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, मतलब ये भले ही बारिश हो मैं तो आऊंगा, मतलब चाहे बारिश हो या ना हो मैं तो आऊंगा ही। चलो नेक्स्ट। अब आ गया इंप्रूव करना है भाई। द विंटर वॉज सच सिवियर दैट इवन वाटर इन द टैप्स वॉज फ्रोजन। इतना कठोर ठंड थी कि पानी जो नल का था वो भी जम गया था। तो देखो आगे दैट लिखा हुआ है, आगे उन्होंने दैट लिखा था, तो आगे तो इस साइड में उसके साथ सो लिख दो ना। तो दैट इतना कि पानी या ठंड इतनी ज्यादा थी कि पानी भी जम गया था। तो इतना कि, देखो दो होते हैं, लिख देता हूं ठीक से। एक तो होता है सो दैट अलग अलग, और एक साथ होता है सो दैट। तो इसका तो हिंदी होता है इतना कि, और इसका हिंदी होता है ताकि। तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि, तो इतना कि नल का पानी भी जम गया था। तो आगे दैट दिख रहा है ना, इसी कारण सो हो गया। जस्ट अ सेकेंड। आइए चाय पीते हैं। चाय का तो मजा तब है जब मैं आप और चाय मिल जाए। मैं भी हूं, आपको भी उम्मीद करता हूं कि आप चाय पी रहे होंगे, मैं भी पी लेता हूं। ये जो चाय पी रहे हो ना, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। तो ड्रिंक का प्रयोग हम तब करते हैं जब चाय पी रहा हूं तो कुछ सिखाई देता हूं। देखो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम चाय पीने को ड्रिंक कह देते हैं, लेकिन वो फैक्चुअली रॉन्ग है। ड्रिंक का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक बार गट 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 कर कर पी ले। जैसे शराब को एक बार में ऐसे करके पी सकते हैं, पानी को एक ही बार में ऐसे पी सकते हैं,
लेकिन ये चाय इतनी गर्म होती है, गर्म होता है ना कि एक बार पियेंगे तो मुंह जल जाएगा। तो इसीलिए लॉजिकली होता है कि इसे हम चुस्की लेके पीते हैं, सिप बाय सिप। ऐसे किया तो ये सिप लिया, तो इसे जब सिप बाय सिप पीते हैं तो उसे टेक कहते हैं। आई एम टेकिंग टी अच्छी इंग्लिश है, ना रहे तो ड्रिंकिंग टी करिएगा, वो बहुत ही वाहियात है लेकिन आजकल चल जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अच्छा फिलर में आ गया या इंप्रूवमेंट में, तो चाय पीने के लिए टेक टी अच्छी इंग्लिश है, ड्रिंक टी हमेशा सेकेंड होता है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया क्लोज टेस्ट, यहां से शुरू है। इंडिया विल फाइंड हर सेल्फ अगेन, भारत फिर से अपने आप को खोज लेगा जब आजादी उसके लिए नए नए हॉराइजन, मतलब नए नए मौकों को लाएगी। फ्यूचर विल देन फैसिनेट, तब जो उसका भविष्य उसे आकर्षित करेगा बहुत ज्यादा, मतलब पास्ट के परेशानियों या बेइज्जती के अपेक्षा। क्योंकि पास्ट में भारत के साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने हम पे राज किया, गुलाम बना लिया। तो पास्ट में जो हमें बहुत ही निराशा हाथ लगी थी या बेइज्जती हाथ लगी थी, उसके मुकाबले भारत को आजादी के बाद भारत अपने आप को फिर से खोज पाएगी और उसका भविष्य बहुत ही आकर्षक होगा। शी विल गो, वो बहुत ही आगे बढ़ेगी। तो बढ़ना, आजादी के बाद भारत आगे बढ़ेगा भाई, तो भारत जो है आगे बढ़ेगी। अच्छा, यहां इंडिया के लिए शी लिखा है, तो ध्यान रखो कोई भी कंट्री आए उसके साथ आप शी भी लिख सकते हैं और इट भी लिख सकते हैं। शी तब लिखोगे जब उसकी अर्थव्यवस्था या राजनीति से संबंधित बात होगी, और जब उसको जमीन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। किसी भी देश का प्रयोग अगर जमीन के रूप में होता है तो इट के रूप में उसे लिखेंगे, उसके लिए प्रोनाउन। और किसी भी देश का बात अगर आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो तो उसे शी कहते हैं। तो यहां आर्थिक रूप से बात हो रही है या राजनीतिक रूप से, तो शी है। शी विल गो, वो आगे बढ़ेगी कॉन्फिडेंस के साथ और अपने जड़ों को मजबूती के साथ रखेगी, लेकिन वो बहुत ही उत्सुक रहेगी दूसरों से सीखने में और दूसरों के साथ सहयोग करने में। टुडे शी स्विंग्स, आजकल वह ब्लाइंड एडेंस टू हर ओल्ड कस्टम एंड स्लैविश इमिटेशन, आज वह दो चीजों के बीच में डोल रही है। कभी इधर जा रही है, अपने परंपरा प्रतिष्ठा को फॉलो कर रही है, या फिर विदेशी लोगों को कॉपी कर रहे थे। इन दोनों के बीच में वो, मतलब जो है दो के बीच में देखो। और हमें पता है कि बोथ के बीच में है ना, तो बिटवीन। और प्रीपोजिशन में भी आप पढ़ चुके होंगे कि बिटवीन के साथ एंड आता है। तो देखो यहाँ पे आगे एंड है, तो वो दो चीजों के बीच में स्विंग इधर उधर हो रहे हैं। वो अपने पुराने रिवाजों को भी फॉलो कर रही है और विदेशी तरीके को भी अंधाधुंध कॉपी कर रही है। इन डैश ऑफ दिस, तो चलो पहले इनको पहले आगे बढ़ने की बात कर लेते हैं। तो भारत जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। आजादी के बाद तो भारत बढ़ ही रहा है भाई। और के बीच दो की बात हो रही है तो बिटवीन ही होगा। तीसरा क्या दे रहा है भाई, ऑप्शन से पता चल जाएगा। और क्या है, इन डैश ऑफ दिस कैन शी फाइंड रिलीफ, लेकिन दोनों में से किसी में भी उसे ना तो राहत मिलेगी ना तो तरक्की होगा। लेकिन उन दोनों में से किसी भी तरीके से भारत को ना तो अंधाधुंध दूसरे को कॉपी करने से फायदा मिलेगा, ना तो पुरानी रूढ़िवादी चीजों को फायदा फॉलो करने से उन्हें फायदा मिलेगा। देखो, ना तो ना है तो नाइदर, और जब नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में होता है ना, तो हम इसमें पार्शियल इन्वर्जन लिखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर मेन वर्ब। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन। तो देखो यहां जो भी फिल करोगे, देखो पहले उसके हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, शी यहां पे सब्जेक्ट है और आगे फाइंड मेन वर्ब है। तो देख लो भाई यही बचेगा, क्योंकि आप आइदर लिखो, आप बोथ लिखो या नन लिखो, इनके बाद कभी भी
इनके साथ कभी भी पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब इनके बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन वहां तो ब्लैंक में एक यही नाइदर है जो लिखेंगे, क्योंकि पहले इसके हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, फिर सब्जेक्ट आ सकता है, फिर मेन वर्ब आएगी। तो नाइदर, नाइदर ना तो उसे राहत मिलेगा और ना तो वो तरक्की करेगी। यह स्पष्ट है कि उसे अपने खोल से, खोल 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 नहीं, जैसे कछुए का होता है वो बाहरी जो आवरण होता है, यह स्पष्ट है कि भारत को अपने खोल से बाहर आना पड़ेगा और जीवन के क्रियाकलापों में भाग लेना पड़ेगा पूरी तरह से। खोल जैसे कछुए का ऊपर का नहीं होता जो बहुत ही मजबूत होता है उसका, तो उसे खोल कहते हैं। तो खोल के लिए इंग्लिश क्या होता है भाई? ये रहा शेल। शेल का हिंदी होता है खोल। शेल मतलब खोल। नेक्स्ट, कट। ग्रुप मतलब तो चैनल होता है, या फिर कट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग कट जो होता है, जैसे बहुत मतलब कट गया तो वहां पे जो गड्ढे हो गए हल्के से, उसे भी कहते हैं। रूम पता ही है, सेल मतलब कोशिका होती है, तो शेल का ही अर्थ होता है खोल। तो उसे अपने खोल से, आवरण से बाहर निकलना पड़ेगा और सब चीजों में पूरी तरह से भाग लेना पड़ेगा। तो भाग लेना पड़ेगा तो मैं का प्रीपोजिशन इन होता है, और सब चीजों में उसे, आधुनिक क्रियाकलापों में उसे भाग लेना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं पैसेज पे। सम प्रोफेट्स, मैं लिख देता हूं भाई प्रोफेट्स। प्रोफेट्स मतलब होता है भविष्यवक्ता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सूथसेयर, भविष्यवक्ता। डूम मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश, डिस्ट्रक्शन। असर्ट, असर्ट, जस्ट अ सेकेंड। अभी जो मैंने चाय पी ना, इसे ड्रिंक, क्योंकि लास्ट में ठंडा हो गया था, तो एक ही बार करके इसे गट गट करके पी लिया, तो हम इसी को कहेंगे ड्रिंक। ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। असर्ट, असर्ट मतलब दावा करना होता है, क्लेम। दैट वी शैल सून एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब पूरा यूज कर लेना, एग्जॉस्ट मतलब पूरा किसी चीज को खत्म कर देना। चलो देखते हैं। कुछ जो भविष्यवक्ता है वह यह घोषणा करते हैं कि विनाश होगा बहुत ही जल्द, क्योंकि हम पृथ्वी के सारे संसाधनों को पूरी तरह से यूज कर लेंगे या उन्हें पूरी तरह से दूषित कर देंगे ताकि हमारी मृत्यु हो सके। आशावादी जो लोग हैं वो ये घोषणा करते हैं कि पृथ्वी का जो सिस्टम है ना वो बहुत ही मजबूत है, रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग। पृथ्वी का जो वातावरण है वो बहुत ही मजबूत है, और वो जो उसका जो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेशर को आसान कर देगी। इज मतलब रिलीफ, इज मतलब राहत, रिलीफ मिलेगा। तो पृथ्वी के जो प्रेशर है पृथ्वी पे वो से राहत दिलाएगा। दूसरा ये सोचते हैं चिंता, कंसर्न मतलब चिंता। दूसरा ये देखते हैं कि जो मुख्य चिंता है वो राजनीतिक है, कि जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उसी में बीज है असमानता के और युद्ध का, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जब परेशानियां आएगी तो उससे समाज में असमानता फैलेगी, अमीर अमीर होंगे, गरीब गरीब होंगी, और उसी से युद्ध भड़क सकता है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जो वैज्ञानिक जो सोच है वो बहुत ही लिमिटेड है, संकुचित है, सीमित है इस बात को कहने में कि सच्चाई किस में है। मतलब वैज्ञानिक अभी उतना सोच नहीं पाए हैं कि सच्चाई कहां पे है। इफ द केयर ऑफ द प्लेनेट इज ए मैनेजमेंट टास्क, यदि पृथ्वी का, ग्रह का जो ध्यान रखना ये मैनेजमेंट के कार्य है, तो हमारा जो प्रजाति है, मानव प्रजाति है, वह एक बच्चे के जैसा है जिसे हवाई जहाज उड़ाना है, लेकिन बिना यह जाने हुए कि उसका कौन सा स्विच कहाँ है।
तो अगर पर्यावरण को मेंटेन करना एक मैनेजमेंट का काम है, तो हम जो मानव है, अभी एक छोटे बच्चे हैं जिसे बोल दिया जाए तो हवाई जहाज उड़ाओ, तो भाई उसके लिए ना बटन पता है ना लेवर कहाँ पे है वो पता है, तो कैसे उड़ाएंगे। मतलब हमारे पास अभी पर्यावरण को मैनेज करने के लिए पर्याप्त जो है अनुभव नहीं है। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज नोबडी नोज द ट्रूथ, पैसेज के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सच्चाई नहीं पता, चूंकि पीपुल डू, लोग सोचते हैं भविष्य के बारे में, बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट लोगों का प्रयोग राजनेता करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही कम साइंटिस्ट हैं जिनमें यह क्षमता है कि उस क्षेत्र में वो रिसर्च कर सके, यही है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है उस चीज को लेकर। नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम साइंटिस्ट की तो बात पैसेज में कर ही नहीं रहे हैं कि उनमें क्षमता कम है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का अर्थ देख लो, उन्होंने लिखा है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है केयरफुल। तो जो केयरफुल जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं है। थोड़ो मतलब कंप्लीट, एग्जॉस्टिव मतलब भी कंप्लीट। तो जो अभी जो केयरफुल जो एनालिसिस किया गया वो अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं। वैज्ञानिकों में अभी हमारे पास, साइंस के पास इतनी क्षमता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डे होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द कंपैरिजन इन द लास्ट सेंटेंस, पैसेज के अंदर जो अंतिम पैराग्राफ में तुलना की गई है उसका अर्थ क्या है। तो देख लो भाई, यहां से लास्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये क्या कह रहा है। यदि हमारे ग्रह का, पृथ्वी की जो मैनेजमेंट है, केयर करना मैनेजमेंट है, तो हमारा जो प्रजाति है मानव की, वो एक बच्चा है जिसको बोल दिया गया कि हवाई जहाज उड़ाओ बिना कुछ जाने हुए। तो इसका अर्थ क्या निकला भाई, इसका अर्थ निकला अधिकतर लोगों को हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रयास है, हमारा जो प्रयास है ग्रह को बचाने का, वो बहुत ही मतलब जो है बचकाना है, ठीक है। नहीं भाई वो नहीं होगा, ये तो नहीं बैठ रहा है। हम नवजात बच्चों के ऐसे ही मतलब क्या है, इग्नोरेंट है, अज्ञान है, नहीं। हम जो पृथ्वी पर रहते हैं वो उन्हें उतना अनुभव नहीं है कि हम पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग कैसे मैनेज करें, पहले होगा। चाइल्डिश है, अगर संसाधनों का पृथ्वी को मतलब जो बचाना है तो उसके लिए अगर मैनेजमेंट है, तो हम जो मानव जाति है उस मैनेजमेंट में हम एक बच्चे के रूप में, जिसे कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब जो पृथ्वी के संसाधन है उसका सही तरीके से यूज करने में हमारा कोई अनुभव नहीं है, मतलब जैसे तैसे बस यूज कर रहे हैं। तो 32 का ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। कभी कभार राजनीतिक जो उद्देश्य है जो वो प्रभावित करती है लोगों के चिंता को धरती को लेकर। अरे वाह, ये तो सही लिखा है। युद्ध से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलेगा, ये पैसेज में नहीं लिखा हुआ है। लोग जो है बहुत ही थके हुए महसूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, पैसेज में नहीं लिखा है। मनुष्य को, सोसाइटी, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। तो कभी कभी राजनीतिक जो उद्देश्य होता है ना, वो लोगों के चिंता को प्रभावित करता है, तभी तो युद्ध हो जाती है। तो यही डी है, ए आंसर है। नेक्स्ट, द ब्लेम फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये जो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके संबंधित जो ब्लेम है वो किस पे पड़ना चाहिए। मैंने रिसोर्सेज के कम मैनेजमेंट के कारण नहीं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के कारण नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण बिल्कुल नहीं, मनुष्य का जो लालच और मतलबी वाला होना है, क्योंकि लालच है तभी तो एनवायरनमेंट में क्राइसिस आ रही है। लालच के कारण हम मिट्टी को खराब कर रहे हैं और ज़्यादा फर्टिलाइजर मिला के, केमिकल मिला के नदियों के धाराओं को रोक रहे हैं ताकि बांध बना के उससे बिजली निकाल सके, बिजली पैदा कर सके।
तो ये आपका मनुष्य की लालच ही तो है, जिसके कारण इन्वायरमेंट में समस्या पैदा हुई है। चलिए नेक्स्ट, फिर से आगे अगला पैसेज। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, तब एक बहुत ही भयानक घटना घटी। जब हम अपने कॉफी के लिए इंतजार कर रहे थे, तो जो वहां का जो प्रमुख वेटर था, जिसका इनग्रेडिएटिंग INGRATIA, इनग्रेटिएटिंग का मतलब होता है फ्लैटर, चापलूसी। तो जब हम अपने कॉफी का इंतजार कर रहे थे, तो एक जो हेड वेटर था वहां का, चापलूसी वाले मुस्कान के साथ अपने फेस पे हमारे सामने आया, एक बहुत बड़े बास्केट में पीच जो फल होता है, आड़ू जिसे कहते हैं, सतालू भी कहते हैं, वो लेके आया। और वो जो पीच थे उसमें ब्लश मतलब रेड से संबंधित है, लाल हो जाना। और नहीं होता है किसी लड़की को कह दो कि तुम तो ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर लगती हो, तो वो शर्म से उसके चेहरे जो लाल लाल हो जाते हैं, उसके जो गाल लाल लाल होते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लश। तो एकदम लालिमा जो छा जाती है। तो वो जो पीच के जो फल थे ना, एकदम ब्लश, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि एक मासूम जो लड़की है उसके लाल जो गाल होते हैं, वैसे वो पीच लग रहा था, मतलब बहुत ही बढ़िया वाला फल था वो। दे हैड द रिच टोन ऑफ इटालियन, और उसमें जो इटालियन लैंडस्केप, कहा जाता है कि इटली में जो भूभाग का जो मतलब आकृति है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, लाल लाल वो पीच आडू जो है सुंदर दिख रहा था। बट श्योरली, लेकिन यह निश्चित था कि पीच जो फ्रूट है उसका उस समय मौसम नहीं था। अब जैसे कि कोई आपको दिसंबर में आम खिलाए, तो इसका मतलब है कि आम का मौसम नहीं है, मतलब कि उस समय अगर आम खरीदोगे तो वो बहुत महंगा होगा। नेक्स्ट, लॉर्ड न्यू, सिर्फ भगवान जानते थे कि उसका क्या दाम पड़ेगा, क्योंकि वेटर नहीं होता, देखता है कि कस्टमर अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ आया है, तो कुछ अपना स्पेशल आइटम ला के रख दिया, ऐसा लगेगा कि फ्री में दे रहा है, लेकिन फिर उसका बिल में चार्ज कर लेगा आपसे। और इज्जत बचाने के लिए हम ना नहीं बोल पाएंगे कि सामने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट, आई न्यू टू, मैं जान पाया था कुछ समय बाद, विथ हर कन्वर्स, जब, क्योंकि मैं अपने गेस्ट के साथ बातचीत कर रहा था, और अनदेखा में मेरा जो गेस्ट था, मेरा जो मेहमान था, अनजाने में उसने एक पीच अब सामने रख दिया, पीच सुंदर फल दिख रहा था, उठा के खाने लगा बातचीत में। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विथ अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट मोर। देखो, तुमने अपने पेट को पूरी तरह से मीट खा के भर लिया है, अब तुम ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन मैंने स्नैक के रूप में ये जो एक पीच फल है उसे खा लिया, एक उठा लिया। और एक खाओ या पूरा खाओ भाई, पूरा पैसा तो देना पड़ेगा। अब बिल आया लास्ट में, जब मैंने उसे पैसे दिए तो मैंने देखा कि मेरे पास अब बस कुछ ही पर्याप्त ही पैसे बचे थे कि टिप दे सकूं, मतलब टिप देने के लिए पैसे नहीं बचे थे, सिर्फ बिल का पैसा बचा था, टिप का पैसा नहीं, वेटर को टिप दे देते हैं। हर इज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट, देखो लड़की है, सब लड़की का खेल है बाबू भैया, इसीलिए ये सब इज्जत खराब हो गया उसका। तो उसके जो आंखें थी ना, वो तुरंत, मैंने जो टिप दिया 3 फ्रैंक मुद्रा का एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मनी, तो मैंने, अब जैसे कि 2000 रुपये का बिल बन गया, तो मैंने वेटर को 10 रुपया टिप दे दिया, तो 10 रुपया तो बेइज्जती है ना, उसी तरह से सिर्फ 3 फ्रैंक मैंने छोड़ दिया वेटर के लिए। और मैं जानता था कि उसने सोचा होगा मेरे बारे में कि मैं बहुत ही कंजूस हूं, मतलब माइजर के सेंस में, यहाँ मैं बहुत ही कंजूस हूं कि 2000 का बिल दे रहा है लेकिन वेटर को 3 रुपया ही दे रहा है। लेकिन जब मैं व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द, जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मेरे सामने पूरा महीना अभी बाकी था, मतलब जोश में आके पीच तो खा लिया, टिप भी दे दिया, लेकिन अब महीने भर कैसे चलाऊंगा ये प्रॉब्लम थी। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट में एक भी रुपया नहीं था, पेनी मतलब मनी, उसके बाद 1 रुपया भी मेरे पास नहीं बचा था। तो चलो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैसेज इज ट्रू, वाक्य पैसेज में कौन सा इनमें से वाक्य सही लिखा है। द इंसिडेंट हैपेंड एट द ऑथर्स होम,
लेखक के घर पे एक घटना घटी नहीं, वेटर घर पे नहीं होता, वेटर तो होटल में होते हैं, तो ये गलत है। बहुत सारे गेस्ट थे, नहीं नहीं, सिर्फ एक महिला गेस्ट थी, हार्ड आइज है, तो एक महिला थी, यह भी नहीं हुआ। वह घटना एक होटल में घटी थी, हाँ यही है, वह घटना तो होटल में घटी। चले नेक्स्ट। द ऑथर न्यू दैट द पीचेस वुड बी एक्सपेंसिव बिकॉज, लेखक को यह पता था कि वो जो फल है बहुत ही महंगा होगा, चूंकि फल का वो सीजन ही नहीं था। दे अपीयर्ड ह्यूज, बहुत बड़ा दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे ना, उस महिला ने उसे पसंद किया इसीलिए महंगा हो गया, ये कैसे हो गया? ये एक मूवी नहीं आई थी अजय देवगन वाला, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, उसमें वो कंगना रनौत से प्यार करता है, वो हीरोइन रहती है और ये डॉन रहता है, तो उससे मिलने जाता है, तो अचानक अचानक मिलने दिख जाती है, तो अब उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहता है, लेकिन गिफ्ट मिलता नहीं, तो वो अमरूद वाले के पास गया, ठेले पे रखा था, तो अमरूद वाले से बोलता है कि सोच ये दुनिया का सबसे आखिरी फल है, तो तू मुझे कितने में बेचेगा? तो 50 पैसे का बोलता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, तो उसे 400 रुपये में खरीदता है, ताकि वो दिखा सके कि मैं आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट लेके आया हूँ, उस सेंस में था। तो महिला देख लेगी तो महंगा होगा, नहीं नहीं, उस समय उनका मिलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय वो सीजन नहीं था। आंसर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो ये बता रहा है कि पीच, वो जो फल था बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक था, तो आकर्षक क्या होगा? उसके लाल लाल गाल, लड़कियों के लाल लाल गाल के जैसे वो दिख रहे थे, तो ये रहा ब्लश, एक मासूम लड़की की चेहरे की जो लालिमा होती वैसे वो फल दिख रहा था, तो आंसर सी है। नेक्स्ट, द लेडी माइट हैव थॉट हिम मीन, उस महिला ने उस लेखक को बहुत ही कंजूस सोचा होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसने फल नहीं खाया? नहीं। बहुत ज्यादा मीट खा लिया? नहीं। तुरंत वहां से निकल गया, अब्रटली मतलब अचानक, ये भी नहीं है। क्योंकि उसने सिर्फ 3 रुपया, 3 फ्रैंक से टिप के रूप में दिया। अब 2000 का बिल बन रहा है और तुम 2 रुपया उसको टिप दोगे तो वेटर पीटेगा भी, जो तू ही रख ले सर, 10 रुपया ले लो, 2 रुपया क्या नहीं होता। आजकल भिखारी को अगर 1 रुपया दे दोगे ना तो भिखारी बदतमीजी करने लगता है, बोलता है कम से कम 5 या 10 रुपया दो, तो बोलोगे कि खुदले नहीं है तो बोलेगा पेटीएम कर दो सर, मेरे पास पेटीएम है, स्कैनर रखा रहता है आजकल भिखारी भी। चलो नेक्स्ट, लास्ट पैसेज आ गया। A need of tremendous significance, which has been discussed recurrently in educational literature, relate to the creation of a demand for education. एक जो जरूरत है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो महत्व रखता है, जिसके बारे में बार बार बात की गई है, रिकरेंटली मत अगेन एंड अगेन, रिकरेंटली मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार, शिक्षा के क्षेत्र में जो डिमांड पैदा करे हम शिक्षा को लेकर। ऑफ कोर्स जो अंडरलाइंग एजम्पशन है, अंडरलाइंग मतलब होता है फंडामेंटल, मौलिक, बेसिक, जो मुख्य एजम्पशन, एजम्पशन का तो अर्थ हो गया थिंकिंग, अवधारणा, सोच। जो मौलिक सोच है कि कितना लोग गरीब हैं आजकल, जहां तक शिक्षा की बात है, इट इज वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन, यह एक बहुत ज्यादा दूर में, बहुत बड़े लेवल पे है, यह एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे क्या बोलेंगे हिंदी उसका, बहुत बड़े लेवल पे जो है फैल गया है। डिफ्यूजन मतलब फैल जाना, लिख देता हूं, मतलब स्प्रेड। यह एक बहुत बड़े लेवल पर फैल गया है कि जो मिनिमम लेवल एसेंशियल होता है राष्ट्र की भलाई के लिए। इफ दिस प्रोपोजिशन, यह जो हमारा जो सोच है, यह जो हमारी सोच है, यह जो हमारा थ्योरी है, सो क्या लिखा है भाई? इफ दिस प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन मतलब होता है थ्योरी, तो यह जो थ्योरी है उसे अगर सपोर्ट स्वीकार कर लिया जाए तो यह जरूरी हो जाएगा, इंपरेटिव मतलब नेसेसरी, इंपरेटिव मतलब जरूरी, तो यह जरूरी हो जाएगा कि कदम उठाए जाने चाहिए ताकि
समुदाय के बीच में क्रिएटिविटी को लाया जाए, ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि उनका भविष्य जो है वो दांव पे लगा है, एट स्टेक, मतलब इन डेंजर। उनके भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है, दांव पे लगा है, अगर उन्होंने बेसिक शिक्षा को ध्यान नहीं दिया तो अपने बच्चों की। वर्तमान का जो इंडिफरेंस है, अपैथी सभी को पता है, अपैथी मतलब इनडिफरेंस लिख लो ना, उदासीनता जिसे आप कहते हो। तो वर्तमान की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, वो पूरी तरह से निर्भर करता है सरकार पे, और परिणाम स्वरूप देयर इज कंसिक्वेंटली, मतलब परिणाम स्वरूप शायद ही कोई कोशिश किया जा रहा है गांव या समुदाय के द्वारा, समुदाय के नेताओं के द्वारा, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो या जिले के स्तर पे हो, कि वह एक ढांचा बना सके ताकि स्कूल को रनिंग करने में सहायता कर सके। यह, इससे हम खंडन नहीं कर सकते हैं कि बहुत हद तक यह, इसका कारण यह है कि जो स्कूल का जो तंत्र है ना, वह एक नौकरशाही का पार्ट बन गया है, जिसमें कोई मौका ही नहीं है कि लोकल लेवल पे उसमें दखलंदाजी की जा सके, सब सेंट्रल लेवल पे निर्धारित की जाती है। इसका प्रयोग यह, इसका असर यह होता है बराबर का कि टीचर जो है फ्रस्ट्रेटिंग टू, निराशाजनक होता है कि वो कुछ भी अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकता है। जैसा सिलेबस सरकार ने दे दिया, बना दिया गया ऊपर से, उसी को पढ़ाना है, अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकता है। यदि समुदाय को शामिल किया जाएगा, लोकल संसाधनों को शामिल किया जाएगा, नॉलेज को शामिल किया जाएगा, स्किल को, तो हमें डेवलप करना पड़ेगा उस सिस्टम को, ताकि हम स्कूल को मैनेज कर सके। स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें, सुटेबल एज के जो है, उन्हें भाग लेना पड़ेगा सामुदायिक कार्यों में, और उन्हें अनुभव सीखना पड़ेगा ताकि वो अपने स्किल को, डेवलपमेंट को ला सके। उन्हें वो भी उपलब्ध कराना पड़ेगा जो जो संस्थाएं हैं जहाँ पे वो जरूरी है। अगर स्कूल के पास जरूरी सुविधाएं नहीं है तो द कम्युनिटी विल ऑल्सो हैव टू एज्यूम, तो समुदाय को भी, कम्युनिटी को भी जिम्मेदारियों को लेना पड़ेगा कि वो स्कूल के बिल्डिंग को मेंटेन करें, मिड डे मील को अरेंज करें बच्चों के लिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे रिटेंशन मिल को रखा जा सके, यूनिफॉर्म को ठीक रखा जा सके, खासकर लड़कियों का, और किताबों को भी रखा जा सके। अगर कम्युनिटी को अधिकार दे दिया जाए कि वो चेक करते रहें टीचर और स्कूल के परफॉर्मेंस को, तो कम्युनिटी इज नॉट एबल टू टेक एक्टिव। अब क्वेश्चन आ गया, भाई कम्युनिटी जो है सक्षम नहीं है कि स्कूल को रन करने में भाग ले सके। क्यों? क्योंकि नौकरशाही इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए सरकार उन्हें मौका ही नहीं देती है। तो क्यों भाई? उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट है, बस उनके पास अधिकार नहीं है। हाँ, अभी के जो स्कूल का सिस्टम है वो अनुमति ही नहीं देता कि लोकल रूप पे दखलंदाजी हो। यही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल सिस्टम को इंडिकेट नहीं करता है? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को कौन सा सिस्टम, मतलब किससे सामुदायिक जुड़ाव नहीं पैदा होगी? बच्चों को लर्निंग का प्रोवाइड किया जाता है आउटसाइड स्कूल, तो आउटसाइड स्कूल में तो कम्युनिटी आ ही जाएगा, तो ये तो सही है। तो ये तो हो नहीं सकता है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब नहीं है। लोग जो है जिम्मेदारी उठाते हैं, तो ये भी कम्युनिटी है। कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं वो मैनेजमेंट ऑफ स्कूल को बनाने में, स्थापित करने में हेल्प करते नहीं, उन्हें तो ये मौका ही नहीं मिलता, तो इसलिए उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नॉट लिखा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इट्स वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अर्थ पूछा है भाई। डिफ्यूजन मतलब स्प्रेड होना, फैल जाना, और डिसेमिनेशन मतलब ये स्प्रेड ही होता है, तो यही है। पब्लिसिटी मतलब प्रचार, प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंस करना, घोषणा करना, अनाउंसमेंट। एम्प्लीफिकेशन मतलब स्ट्रेंथन।
मजबूत करना, बड़ा करना, इनलार्ज करना। नेक्स्ट, टुडे दैट मोस्ट सिग्निफिकेंट नीड इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, आजकल जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है? स्कूल को ठीक से चलाना चाहिए, पीपल को बच्चों के शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए, सभी को शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को खुद को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं, लोगों को बच्चों के शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पे पैसेज में था, वही है ये, तो आंसर भी है। अब आ गया फिर से भाई अरेंजमेंट। फॉर डेकेड्स अमेरिकन सोसाइटी हैज बिकम कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट एक वर्ड है, फ्रेज है। मेल्टिंग पॉट मतलब अ प्लेस, वेयर different people and ideas exist। वह जगह जहां पे अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह के विचार रहते हैं, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट। युगों मतलब दशकों से अमेरिकन जो समाज है ना, वो एक मेल्टिंग पॉट के रूप में कहा जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉट के रूप में कहा जाता है। तो मेल्टिंग पॉट मतलब हो गया जहां पे अलग अलग तरह के लोग आएंगे। तो इसी मेल्टिंग पॉट के लिए आपको हिंट दे दिया गया है, इमिग्रेंट्स, जो विदेश के रहने वाले अप्रवासी जो होते हैं। इमिग्रेंट मतलब जो दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं। हाँ, जो प्रवासी लोग हैं उनका अलग अलग विविध कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, और वो उस चीज को हटा नहीं सकते हैं। अपने नेटिव लैंड के जो असर है ना, उसे हटा नहीं सकते हैं। और वो इनविजिबली, इनपरसेप्ट मतलब इनविजिबल, वो अदृश्य तरीके से अमेरिकन समाज में घुल मिल गए हैं। मतलब जैसे कि आप इंडिया से गए हो अमेरिका, तो आप वहां घुल मिल तो जाओगे, लेकिन आपके जो कल्चर, संस्कृति का जो छाप है आपके अंदर, वो खत्म नहीं होता, लेकिन आप उस समाज में घुल मिल जाते हो। तो ऐसे तो शुरू कर सकते हैं भाई। फिर देखते हैं। द टर्म हैज लॉन्ग बीन अ क्लिच एंड ए हाफ ट्रूथ। क्लिच का अर्थ क्या होता है भाई, देख लेना। घिसी पिटी उक्ति जो होती है उसी को क्लिच कहते हैं। फ्रेज, क्लिच मतलब घिसा पिटा, घिसा पिटा। फ्रेज जो होता उक्ति, वह चीज जो बार बार सब बोलते हैं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ये क्या है? क्लिची तो है, एक तरह से उक्तियां बोल रहे हो। तो एस के बाद तो क्यों बढ़ेंगे? वह जो टर्म है वह एक घिसा पिटा है और वो आधी सच्चाई है, फिरार। लेकिन होमोजिनाइजेशन मतलब मिक्स करना होता है। होमोजिनाइजेशन का हिंदी होगा मिक्स करना, मिक्सिंग। मतलब हम पूरी तरह से अमेरिकन समाज में मिक्स नहीं हो सकते हैं। भले ही वहां रह लेंगे, लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा नेचर अलग होता है। उसे अचीव नहीं किया जा सका था। फिर पी और होमोजाइजेशन, मिक्स डिफरेंसेस, वो जो अंतर थे वो रहा देखने में, आपके बर्ताव में, आपके कस्टम जो सभ्यता संस्कृति है, आपके बोलचाल में, धर्म में और मोड़ में, इन सबों में तो बदलाव, अंतर दिखेगा ही। तो ठीक ही है भाई, बी दे दो। नेक्स्ट, और देखो ना अंत में क्या था, पी था ना, डिफरेंसेस, और S6 में फिर से सच डिफरेंसेस। तो सच के बाद वाला शब्द तभी आएगा जब उसकी बात एक बार पहले हो चुकी हो। फिर से आ गया भाई PQRS। While talking to a group, one should feel self confident and courageous। जब हम किसी ग्रुप से बात करें तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट और करेजियस, साहस महसूस होना चाहिए। तो इसी वन की बात देख लो, ये है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि कैसे शांति से और स्पष्ट रूप से सोचा जाए। ठीक है भाई। फिर यह इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि अधिकतर लोग सोचते हैं। लर्न करना, तो इसी लर्न के लिए इट है।
यह इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि लोग कल्पना करते हैं। फिर भी नाउ यह एक गिफ्ट है जो हमें भगवान ने, यह ऐसा गिफ्ट नहीं, नॉट इट इज अ गिफ्ट, यह ऐसा गिफ्ट नहीं है कि भगवान, प्रोविडेंस में तो गॉड भी होता है, यह एक ऐसा गिफ्ट नहीं है जो भगवान ने कुछ एक लोगों को ही दिया है। फिरार इट इज लाइक द एबिलिटी टू प्ले गोल्फ, यह एक गोल्फ खेलने के जैसा होता है। मतलब गोल्फ तो कोई भी खेल सकता है, क्या करना है, एक बॉल है उसे डंडे से मारना ही तो है। वैसे एक परफेक्शन लाने में टाइम लगेगा, लेकिन क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल खेलने में क्या झमेला है। एक बॉल है उसे लात से मारेंगे, फुटबॉल हो गया। बैट है उससे बॉल को लग जाएगा तो क्रिकेट हो गया। उसी तरह से गोल्फ है, तो कोई विशेष चीज नहीं है जो भगवान ने कुछ लोगों को दिया, ये तो जस्ट गोल्फ खेलने के जैसा होता है। ठीक है, यही होगा भाई। और गोल्फ खेलने के जैसा, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे क्षमता को बना सकता है यदि उसके अंदर इच्छा हो ऐसा करने की। बहुत ही ये भी था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग पूछ रहा है। फोरकास्ट मतलब तो अनुमान लगाना, जिसे आप प्रिडिक्ट कहते हो। आबड़ा का डाबड़ा, अच्छा आबड़ा का डाबड़ा, मम्बो जम्बो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा पोमेग्रानेट का स्पेलिंग गलत है, POME है, फिर सब सेम है, GRANATE। पोमेग्रानेट का मतलब फल तो है, जानते हो सभी, अनार। अनार जो होता है ना खाते हो, उसी को पोमेग्रानेट कहते हैं। तो यही है कि स्पेलिंग गलत है बच्चों। बाकी आबड़ा का डेबड़ा और मम्बो का जम्बो ये बकवास के शब्द होते हैं। नहीं, जब मंत्र पढ़ते हैं, जादू टोना में जादूगर दिखाते हैं स्वाहा, तो ये क्या कर रहे हो, जो जादूगर जो ऐसा जबरदस्ती के फालतू की चीज बोलता है ताकि सामने वाले को लगे कि कुछ बड़ा मंत्र पढ़ रहा है, ताकि वो गायब कर देगा, ब्रूम ब्राम। तो ये क्या, मम्बो जम्बो, इसे 3 नाम, आबड़ा कडाबड़ा बोलो, मम्बो जम्बो बोलो, या इसी का सिनोनिम होता है होकस पोकस। होकस पोकस माना बिना मतलब के शब्द जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। तो ये रहा। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये रेस के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे से स्टार्ट हो रही है कंप्रिहेंशन स्पेशल, शाम के 7 से 8, साढ़े 8 तक चलेगी। सोम मंगल बुध डेली चलेगा कंप्रिहेंशन 3 दिन। और रात के 12 बजे मैं मंडे से प्रिपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा, ताकि इधर PQRS मंडे से शुरू हो जाएगा 7 बजे और रात के 12 बजे प्रिपोर्शन हो जाएगी। तो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं या फिर जो प्री में अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए वो क्लासेस मस्ट है। तो सोमवार शाम को 7 बजे सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS करेंगे और रात के 12 बजे प्रिपोर्शन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। है कहाँ ये, अच्छा धीरे